Hello everyone, welcome to One Academy. My name is Nithi and I have secured rank 286 in Civil Services Examination 2020. Today we'll be discussing about what important things that we need to keep in our mind while we do answer writing. A very brief introduction about me that I have secured rank 286 in Civil Service Examination 2020. I have done my graduation and post graduation in chemistry from Hansraj College, Delhi University. I belong to Sonipat, Haryana, and I have scored 431 marks in GS papers this year. That is one of the highest this year. अगर आप मेरी डिटेल में आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी और जीएस की स्ट्रैटेजी जो है जानना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी डिस्कसिंग एंड टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन एन अकेडमी regarding essay paper as well as GS papers. So you can use my code Nidhi 286. उसके अलावा आप अनअकैडमी में बाकी सब एजुकेटर्स के जो हैं लेक्चर्स वो देख सकते हैं. मृणाल सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं. First important point, say no to answer writing from day one. That is the most important thing here. That what happens, we come and get into the trap of answer writing from day one, daily answer writing test series, or we just get enrolled ourselves इन दोज टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे डे वन से आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा या डेली आंसर राइटिंग. तो व्हाट हैपन्स, आप जब यहाँ पे आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके पास कोई कंटेंट भी नहीं होता है और कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता है. कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें, जब भी आप आंसर राइटिंग पे बिल्ड करें, तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कंटेंट है और कौन से सब्जेक्ट को जो है आप रीड कर रहे हैं वो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए. तो कंटेंट को कैसे बिल्ड करेंगे? सबसे पहले आप अपनी रीडिंग कर लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी. एंड देन आप सेकेंड थर्ड रीडिंग में आप जो है अंडरलाइनिंग या नोट मेकिंग करते हैं, फिर आप वो करेंगे. एंड देन कम टू रिवीजन. एटलीस्ट 2 to 3 4 मंथ्स उसमें लग जाएंगे आपको इस प्रोसेस में. तो आप उस समय पे आप देख सकते हैं कि लोग आंसर लिख कैसे रहे हैं. डोंट इंडल्ज योर सेल्व्स इन द आंसर राइटिंग. देखिए, आंसर राइटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके इस पेपर में. सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि आप आंसर राइटिंग की हेल्प से जो है आप ट्रैक रख सकते हैं अपनी प्रेपरेशन का, कि आपकी प्रेपरेशन ट्रैक पे है या नहीं. प्लस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मेंस, क्यों जो आपकी रैंक और सिलेक्शन आपका डिसाइड करेगा. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो सब कुछ आपका डिसाइड कर रहा है. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आंसर राइटिंग की हेल्प से आपका जो एंथुसियाज्म है, देखिए यहाँ पे और कोई रिवॉर्ड्स तो है नहीं कि आप किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को देखेंगे. या फाइनल सिलेक्शन के अलावा दर इज़ नथिंग एल्स जो आपको सेटिस्फाई कर सके, आपको मोटिवेट कर सके टू डू फर्दर बेटर, टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस, टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म बेटर. तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प करती है कि आपको पता रहेगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल पे पहुँची. आप कल कैसा लिख रहे थे, आप आज कैसा लिख रहे हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके के ट्रैप्स में जो है आप ना फंसें कि आप डे वन से आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आपके पास कंटेंट ही नहीं है. आप क्या लिखेंगे आंसर राइटिंग में के नाम पे? आप जो डेली आंसर राइटिंग वाला जो पोर्टल है आप उस पर जाके लिखने लग जाएंगे. आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं विदाउट एनीथिंग, विदाउट मेकिंग एनी सेंस. आप फिर या तो ख़राब आंसर लिखेंगे विच विल डीमोटिवेट यू, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे विच विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. दोनों काम वो करेगा. तो इसलिए सबसे पहले अपना जो कंटेंट है वो आप बिल्ड कीजिए. देन रिवीजन जो है आपका सेकंड थर्ड टाइम में अपना नोट्स बना लीजिए. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद ही अपना आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कीजिए. और जब मैं कंटेक्स्ट की बात कर रही थी, कंटेक्स्ट ये कि आपने सब्जेक्ट उठाया, आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में, उसके कौन से सब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं. बेसिकली सपोज़ आप GS3 को पढ़ रहे हैं तो आप उसमें आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी अभी, और उसके भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे होंगे. तो वो आंसर राइटिंग का सेंस बनता है कि आप एक सेक्शनल टेस्ट, किसी सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल कर लीजिए शुरू में, और फिर आप देखिए कि आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है और उसी कंटेक्स्ट में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं रादर देन राइटिंग हियर एंड देयर. क्योंकि जब आप उस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि आपका एथिक्स का भी पेपर होता है,
क्वेश्चंस होते हैं GS 1 के 2 के 3 के, हर पेपर के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। तो उसमें क्या होगा कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चंस लिखने लगेंगे, आप एथिक्स का लिखेंगे, आप फिर से भाग के जाएंगे अपने नोट्स पे, आपको लगेगा GS 3 नहीं आता। GS 3 लिखेंगे, आपको GS 4 नहीं आएगा। GS 4 लिखेंगे, फिर GS 2 नहीं आएगा। तो आपके पास एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आप कभी भी इंटरलिंकेज जो है सब्जेक्ट्स का जो हो सकता है, जब आप सब्जेक्ट्स पे प्रॉपर कमांड बना लेंगे, दैट वो नहीं आएगा फिर आपके आंसर्स में। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कंटेंट कॉन्सेप्ट आपके पास हो, एंड देन रिवाइज इट एंड देन स्टार्ट आंसर राइटिंग। ऑल्सो यू शुड नॉट बी वेरी लेट इन स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग, क्योंकि आप इसको डिले करते जाते हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप डे 1 वाला तो हर कोई आपको बोलता है कि अवॉइड कीजिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर कि आप डिले मत कीजिए अपने आंसर राइटिंग को, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो कभी पूरा नहीं होगा। आपके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो जब भी आपको लगे कि आपने एक बेसिक रीडिंग ले ली है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है, इवन इफ़ यू डोंट नो ऑल द थिंग्स, स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग से आपको शुरू में थोड़ा डिमोटिवेशन हो सकता है कि आपको हो, लेकिन इट विल ब्रिंग योर परफॉर्मेंस एंड योर प्रेपरेशन ऑन द ट्रैक। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है कि आप उसको डिले ना करें। डोंट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ राइटिंग परफेक्ट आंसर्स, क्योंकि शुरू में सबके आंसर्स ही इम्परफेक्ट होते हैं। उस परफेक्ट आंसर को करने के चक्कर में वी ऑलवेज टेंड टू डिले आर प्रेपरेशन। कल करेंगे, कल करेंगे, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। आपको स्टार्ट करना है, बट एट द राइट टाइम विथ राइट अप्रोच। सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, नॉट द डे 1, नॉट डिले कि आप सीधा पेपर में जाके लिख रहे हैं। Practice appropriately at the right time. Now, the second important thing is say no to answer writing beyond margins. This is a very crucial thing. I have seen those papers. आप UPSC शीट्स, आपने मॉडल आंसर शीट्स नहीं देखे हैं अगर, तो आप उन मार्जिन्स के बियॉन्ड आप लिखते हैं, जिसका पेनल्टी मार्क्स है। आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसका मार्क्स जो है वो डिडक्ट होता है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी UPSC के वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आपका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। आपको बियॉन्ड मार्जिन्स नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा गलत शलत नहीं लिखना है कि जय श्री राम एंड ऑल दैट स्टफ। ऑल्सो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स एज वेल। पैसे वगैरह नहीं रखने होते हैं। इस तरीके का जो कोई भी काम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं UPSC ने, आपको उनको बाय हार्ट फॉलो करना है, वरना पेनल्टी मार्क्स आपको लगेंगे। देन फोकस ऑन क्वेश्चंस डिमांड। हियर आई विल फोकस ऑन कि आपको क्वेश्चन देखना है। हर कोई क्वेश्चन रीड कर लिया, आपको लगा कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, तो आपको जो भी आपको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपने लिख दिया। आपने देखा स्पीकर का क्वेश्चन है, ओके आई विल राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पीकर हेयर, नॉट व्हाट इज़ आस्क्ड। इस तरीके की जो गलतियां हैं वो आपको अवॉइड करनी है। डोंट राइट इरेलेवेंट कंटेंट। फोकस शुड बी क्वेश्चन सेंट्रिक आंसर्स। हमेशा क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो उसने पूछा क्या है, UPSC क्या पूछ रही है, आपको उस पर फोकस करना है। कोई भी क्वेश्चन दिया है कि आप जैसे पूछा था एक क्वेश्चन कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो हमारी सोसाइटी के बारे में किस तरीके से बताता है। देयर वर टू थिंग्स। सिर्फ रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में सवाल नहीं था, इट वॉज अबाउट कि रॉक कट आर्किटेक्चर हमारी सोसाइटी के बारे में क्या किस तरीके से जो है बताता है। दैट वॉज फर्स्ट क्वेश्चन इन GS पेपर 1 ऑफ CSE 2020। तो आप ट्राई करेंगे कि आप जो है रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में आपको जो भी मालूम है आप वो लिख देंगे, नहीं। यू हैव टू आस्क एन आंसर, लाइक उसने पूछा क्या है, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, यू हैव टू राइट दैट। क्वेश्चन सेंट्रिक आंसर्स, आप इधर उधर नहीं भटक सकते हैं। सोसाइटी के क्वेश्चंस में, पॉलिटी के क्वेश्चंस में, खासकर गवर्नेंस के क्वेश्चंस में। पेपर 3 में क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट, बट पेपर 1 के सोसाइटी का क्वेश्चन जो है, पेपर 2 का गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है, पेपर 4 के जो एथिक्स के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए एनालिटिकल स्किल्स। और वो एनालिटिकल स्किल्स कैसे आएंगी, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप आंसर कैसे करेंगे, आपको क्या एनालाइज करना है वहाँ पे। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो आप देखें।
उसके अलावा क्वेश्चन की डिमांड को फॉलो करते समय आपको टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना है कि इरेलीवेंट कंटेंट आपने लिख दिया, उसी में आपने पेज ख़त्म कर दी, नहीं, आपको सिर्फ 150 वर्ड्स दिया गया है 10 मार्कर के लिए, 250 वर्ड्स फॉर 15 मार्कर। तो आपको जो वर्ड लिमिट है वो भी फॉलो करना है, एंड दैट टू इन टाइम कंस्ट्रेंट। 3 आवर्स होते हैं, आपको 20 क्वेश्चन आपको आंसर करना है वहाँ पे। तो 10 मार्कर के लिए आपके पास हार्डली 6 to 7 एक पर क्वेश्चन के लिए टाइम रहता है। तो आप इरेलीवेंट कंटेंट लिखना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। इरेलीवेंट कंटेंट आप लिखेंगे तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन को सब पार्ट्स में ब्रेक करें। क्वेश्चन को सब पार्ट में ब्रेक करने के बाद आप वहाँ पे जो सब हेडिंग्स हैं वो क्वेश्चन से आप फॉर्म कीजिए, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आपने क्वेश्चन को समझा है, आपने क्वेश्चन को जाना है। एंड इंट्रोडक्शंस में ट्राई कीजिए कि आप बैकग्राउंड दें, कॉन्टेक्स्ट जो है आंसर में वो आप दिखाएं कि किस तरीके से आप डेफिनेशन फैक्ट के अलावा भी कुछ और लिख सकते हैं। तो वो है कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड। सपोज 1919 एक्ट पे क्वेश्चन है, बट आपको दिखाना होगा कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था 1919 एक्ट के पीछे। सिमिलरली यदि फूड प्रोसेसिंग से या पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप दिखाइए कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है पूछने का। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एनकैप से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखिए कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि इंडिया में 14 आउट ऑफ 15 जो सिटीज़ हैं देर आर वर्स्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आपको देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस के पूछने का। स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो ऐसे क्वेश्चंस में आप आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन यदि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में इट बिकम्स अप्रोप्रिएट कि आप कॉन्टेक्स्ट लिखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्ट आया, इस किस कॉन्टेक्स्ट में वो पर्टिकुलर एनसीए मूवमेंट आई या क्विट इंडिया मूवमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक बैकग्राउंड जब आप देखिए तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से है। इंट्रोडक्शन नीड नॉट टू बी नेसेसरीली अबाउट फैक्ट्स कोड्स, दे आर इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इन सर्टेन क्वेश्चंस यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट एज वेल। क्वेश्चन सेंट्रिक आंसर्स फिर उसी से आएंगे। आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया उसका, आपने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, आपका जो बॉडी पार्ट है, पैराग्राफ पॉइंट फॉर्मेट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपके जो स्किल्स हैं दे विल बी हेल्पफुल ईयर। पेपर 3 में आप ट्राई कीजिए कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। पेपर 1 to पेपर 4 में आप पैराग्राफ या पॉइंट का एक मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में पैराग्राफ किसी में पॉइंट। तो एक हेल्दी मिक्स ऑफ दैट यू कैन यूज़। खासकर पेपर 4 में डोंट एंटर टू मच इनटू पॉइंट वाइज फॉर्मेट, वहाँ पे उतना रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में क्या ही लिख पाएंगे। ट्राई टू यूज़ पैराग्राफ्स देयर, बट इन पेपर 3 ट्राई टू यूज़ पॉइंट्स। वहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा कंटेंट होता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, तो आप वहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। देन आंसरिंग द क्वेश्चंस के डिफरेंट मॉडल्स कि जैसे फ्लो चार्ट है, मैप है, डोंट ओवर डू दैट एंड डोंट अंडर डू दैट। मैप्स का काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी पूछती है कि आप डाल सकते हैं। तो पैराग्राफ्स पॉइंट्स का भी यही एक अप्रोच है कि आप क्या फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 3 में जो है ट्राई कीजिए पॉइंट फॉर्मेट, पेपर 4 में ट्राई कीजिए पैराग्राफ फॉर्मेट, अ हेल्दी मिक्स ऑफ पैराग्राफ एंड पॉइंट इन पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट वाज माय अप्रोच। एंड मेरी अप्रोच जो थी, मैं फ्लो चार्ट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आई ओनली मेड मैप्स इन सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर इट वाज रिक्वायर्ड। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में आप मैप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली पेपर 1 का जैसे क्वेश्चन था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपको मैप्स पे लोकेट करना था। 2019 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, एग्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा फोकस क्यों है। तो आप इन तरीके के क्वेश्चंस में जो है मैप दिखा सकते हैं। सिमिलरली इस बार एक क्वेश्चन था पेपर 1 में, सोलर पावर से रिलेटेड किस तरीके से रीजनल वेरिएशन है सोलर एनर्जी में। तो आप वहाँ पे मैप से दिखाइए कि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्दर्न रीजन्स में, साउदर्न रीजन्स में, मिडल सेंट्रल रीजन में किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से वेरिएशन है। तो मैप्स यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। अब फ्लो चार्ट्स, मैप्स और ये सब यूज़ करने के चक्कर में डोंट ओवर डू देम। देन पॉइंट फॉर्मेट, जैसे अक्षत सर का एक बार उन्होंने अनअकैडमी पे एक लेक्चर लिया हुआ है आंसर राइटिंग स्किल्स पे, उन्होंने अपना अप्रोच भी बताया हुआ है।
आप यहाँ पे अक्षत सर का जो है आंसर राइटिंग का स्टाइल जो है, उन्होंने एक लेक्चर लिया हुआ है अनअकैडमी पे, आप उसको भी देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ फॉर्मेट बताए हैं टू राइट योर आंसर्स। किस तरीके से उन्होंने 1 2 3 के अलावा, जैसे अगर कोई सब पॉइंट लिखना है वन फर्स्ट पॉइंट के अंदर, तो उसके लिए 1.1 1.2 1.3, तो इस तरीके की अप्रोच जो है वो आप यूज़ कीजिए। बुलेट पॉइंट्स जब भी आप लिखेंगे तो एक उससे जो आंसर जो है आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन जाता है। उन्होंने बाकी सारे किस तरीके से इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स, आप डिफरेंट स्टाइल वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में किस तरीके से पैराग्राफ पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं, उनकी आप वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग का स्टाइल किस तरीके से यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है आंसरिंग द क्वेश्चंस, या फिर किस तरीके के मॉडल हम यूज़ करें, कि कई बार हम क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपरली रीड नहीं करते, और फिर पैराग्राफ या पॉइंट फिर इट डज़ नॉट मेक सेंस। तो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट जब होगा तभी आपके मॉडल्स जो हैं दे विल हेल्प यू। एंड डोंट फोकस टू मच ऑन मॉडल्स कि आपको ये ऐसे फॉलो करना है, ऐसे फॉलो करना है। आपका जो कभी कभी कुछ बाय हार्ट आपका इंट्यूशन भी कुछ कहेगा, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए। नॉट नेसेसरीली टू फॉलो कि जो भी मैंने बोल दिया कि वही करना है, ऐसे पैराग्राफ में ही लिखना है पेपर 1 2 में 4 में। यूज़ अ हेल्दी मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वट एवर सूट्स यू द मोस्ट, जिसमें आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू यूज़ पॉइंट्स जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी हो, और पैराग्राफ वहाँ पे जहाँ पे आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है बट आपको वही बात सेम बात अच्छे शब्दों में कन्वे करनी है, आपको एग्जामिनर को समझाना है। जहाँ पे समझाना ज़्यादा है पैराग्राफ यूज़ कीजिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है पॉइंट यूज़ कीजिए। एक ही आंसर में पैराग्राफ और पॉइंट भी हो सकता है, कि किसी एक पर्टिकुलर सब पार्ट को आप पैराग्राफ से समझा सकते हैं, उसी के एक सब पार्ट को आप पॉइंट फॉर्मेट में समझा सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक पर्टिकुलर आंसर में भी आप पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्मेट में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको क्वेश्चन को जो समझना है, फिर उसके अलावा जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो अननेसेसरी कंटेंट को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज आंसर इन स्मॉल पैराग्राफ। स्मॉल पैराग्राफ से मेरा मतलब है, जैसे मैंने ऐसे में भी बताया था, कि आपको बिग पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं, कि एक पेज पे पूरे एक पेज पे या फिर बिग बिग पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं, यूनिडायमेंशनल पैराग्राफ। तो क्वेश्चन में हमेशा हॉरिजॉन्टल जो है डायमेंशंस आपको एक्सप्लोर करने हैं, रादर देन वर्टिकल डेप्थ किसी भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन से रिलेटेड, खासकर सोसाइटी के क्वेश्चंस में। पेपर 2 में भी काफ़ी सारे डायमेंशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर आंसर को लिखते समय, जब कंटेंट और इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा होता है। तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ में यूज़ कीजिए, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो पॉइंट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। प्लस हाईलाइट दी रिक्वायर्ड कंटेंट, अब उसमें सब हेडिंग को आप बॉक्स में डाल सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में एक अप्रोच है कि आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं सिंपली स्ट्रेट लाइन से, डबल लाइन से, या फिर वेवी लाइन से। ये तीनों फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए रिक्वायर्ड कंटेंट को। पैराग्राफ फॉर्मेट जब भी आप लिखें तो कंटेंट वहाँ पे जो होगा और उसमें कोई इंपॉर्टेंट थीम अगर है तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखिए, वहाँ पे दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। उसके अलावा पॉइंट को जब अरेंज करना होगा तो अक्षत सर का जैसे 1.1 1.2 इस तरीके का अप्रोच, यदि सब पॉइंट्स हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ABC इज़ ऑल्सो गुड। तो इस तरीके से आप जो है अपना कंटेंट को अरेंज कीजिए। क्वेश्चन को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डेविएट फ्रॉम द क्वेश्चंस डिमांड। 10, इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप फैक्टर्स यूज़ करेंगे, आप फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं, आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मेरे अगर आंसर्स जैसे कि क्वेश्चन है, द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियो क्लाइमेटिक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्रिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, सब्सटेंशिएट करना है बेसिकली हमें विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे अब आप सिंपली क्रॉप पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज स्पेशल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन एन एरिया। इट्स वेरी सिंपल, जैसे आप डिफाइन की कर दिया आपने, और फिर आप दिखा सकते हैं कि आप कैसे कैसे, आप यहाँ पे अंडरलाइन भी देख सकते हैं कि आप सिंपली अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे स्पेशल एंड टेम्पोरल। 10, फ्लो चार्ट।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पावर डज नॉट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट पावर, इलेबोरेट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। इवन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लो चार्ट से, बट इट्स यूजुअली नॉट एडवाइजेबल, हाउएवर आई हैव स्टार्टेड हियर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर टू द पीपल, पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते हैं कि जब भी आर्टिकल 14 को हम रीड करते हैं रूल ऑफ लॉ का, तो जो लेजिटिमाइजेशन है वो कहाँ से आता है, वो लोगों से आता है। नाउ दैट इज़ कंप्राइज, लोगों से ही गवर्नमेंट बनती है, लोगों से ही ब्यूरोक्रेट्स, तो दे मिसयूज, उनका मिसयूज़ ऑफ पावर होने से होता है करप्शन। एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे दिया है इससे रिलेटेड, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं अपने आंसर में। देन आप कोई भी बुक है, कोई कॉन्टेक्स्ट है किसी आंसर से रिलेटेड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कंपैशन शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज वीकनेस बट रादर एज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ कंजीनियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि दलाई लामा की मैंने एक बुक रीड की थी, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने कंपैशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से एक्टिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, and we should not consider compassion as a weakness. Rather, it means standing against injustice for welfare of larger number of people. एंड ट्राई कीजिए कि इंट्रोडक्शन जो है आपका ज़्यादा बड़ा ना हो, 20 to 30 वर्ड्स, इट शुड बी लिमिटेड टू दैट ओनली। इंट्रोडक्शन बड़ा करने का इन 10 मार्कर विल लीड यू टू, आपका जो कंटेंट है, जो मेजर बॉडी पार्ट है, वहाँ से आपके वर्ड्स जो हैं चले जाएंगे, एंड आप अपना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्ट क्वेश्चन का डिमांड जो है, वो आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप इंट्रोडक्शंस को भी क्रिस्प एंड कंसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें, एंड उन पे फोकस कीजिए। देखिए मैंने डेफिनेशन यूज़ किया है, फ्लो चार्ट यूज़ किया है, एक कंटेक्स्ट दिया है मैंने, अगर बुक रीड की है तो आप इस तरीके से ही ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल डेफिनेशन, मतलब कि अगर कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप उसमें जो नॉर्मल फैक्ट है, बेसिकली आर्टिकल्स उससे रिलेटेड, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आई हैव यूज्ड कि इट इज़ अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स कौन से हैं उससे रिलेटेड, 38 to 51। What is the important feature of DPSP? That they ensure social and economic democracy. फंडामेंटल राइट्स का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तो DPSP का है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जैसे आप अंडरलाइन की मैं बात कर रही थी कि आप अपने सब हेडिंग्स को जो हैं क्वेश्चन से ही बनाइए। अब क्वेश्चन में था कि यूटिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ DPSP, तो आई हैव मेड अ सब हेडिंग यूटिलिटी ऑफ DPSPs। आप अंडरलाइन कीजिए और ट्राई टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट्स एज वेल। जैसे मैंने गाइडिंग लाइट बोला है गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए DPSP, तो आप राइट टू वर्क, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो इस तरीके से वो जो है एग्जाम्पल से आप सब्सटेंशिएट करेंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको भी समझ में आए, और आप क्या कहना चाहते हैं उससे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आंसर राइटिंग में कि आप कंप्लीट योर पेपर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम एक्सीलेंट आंसर्स, सम परफेक्ट आंसर्स, एवरेज आंसर्स से अगर आप अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन राइटिंग सम बेस्ट आंसर्स एंड नॉट completing the paper, that will harm and cost you a lot of marks. तो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन टाइम। सो उसके लिए राइटिंग इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि आप आंसर राइटिंग जो है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज, डोंट राइट रिडंडेंट वर्ड्स, डोंट मेक बिग पैराग्राफ्स। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो है दैट इज़ कॉन्टेंट एंड योर कॉन्सेप्ट्स, दे शुड बी वेरी क्लियर। कॉन्टेंट के लिए आप सही नोट्स बनाइए, सही एक स्ट्रैटेजी बनाइए। देन इन द आंसर राइटिंग वी हैव टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे उससे आएगा, प्लस आप रिवीजन कैसे कर रहे हैं उससे बिल्ड होगा। देन आंसर राइटिंग में अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है। आपकी हैंड राइटिंग तो ख़राब नहीं हो रही है, आप स्पीड में लिख रहे हैं, तो आपकी जो हैंड राइटिंग इन जनरल कैसी है, आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली, जो आप पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं उसमें विजिबिलिटी है या नहीं है कंटेंट में, वो भी आपको देखना है। तो आप कुछ टॉपर्स की आंसर्स कॉपीज़ को आप देख सकते हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, उससे कुछ स्टाइल्स आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग की एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।